वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो कक्षा 9th के लिए है, सामाजिक विज्ञान। और इसमें जो ये पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है, पहला अध्याय लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी परिभाषा, इसके अर्थ, ये हम सब इस चैप्टर में देखेंगे। लोकतंत्र क्या है, आप अब तक के अपने जो नॉलेज के आधार पे आप बता सकते हैं कि जो सरकारें होती है वो लोकतांत्रिक होती है, गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी होती है। परिभाषा की ज़रूरत क्यों? इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र की को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब दिया। अन्य छात्राएं भी इनकी चर्चा में शामिल हुई। मेरी ने पूछा, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं है? मैडम लिंगदो जवाब देती है, क्या हम सभी सामान्य काम ऐसे ही करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मतलब पहले शब्दों का उपयोग करना और फिर उसका अर्थ जानना। मेरी फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? लिंगदो मैडम, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। दोनों में अंतर होता है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा है, इसकी ज़रूरत होती है। रिबियांग इसमें बताते हैं कि हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते हैं। हमें इसमें बदलाव की क्या ज़रूरत है? लिंगदो मैडम इसके बदले में जवाब देती है कि ये परिभाषा अच्छी है, सुंदर है, लेकिन हमको ये जो परिभाषा है ये किसी बहुत ही नामी आदमी ने कही है, इसको एकदम सही मान लें, लेकिन इसके ऊपर हमें विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। योलांदा मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोस और क्रेशिया शब्दों से ये जो डेमोक्रेसी बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह सही है, अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंगदो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। मतलब हमेशा शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर को लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होने लगा है। मेरी मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था,
लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना, ये एक कि जो लोग अपनी सरकार चुनते हैं वो लोकतांत्रिक। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यहाँ हम म्यांमार के सैनिक शासकों का जो उदाहरण लेते हैं, सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, तो ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। पिनासे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। चाहे वो चुनाव के तरीके गलत ही अपनाएं, फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आगे के अध्याय में हम और देखेंगे, सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है सभी आजकल। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। शासक कौन है? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? और सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? अब सबसे पहले कुछ उदाहरणों के साथ इन पर हम विचार करेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराया था और अपने को मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह भी कराया और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों के कुछ अधिकार भी थे, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को लोकतंत्र हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ चुनाव तो है लेकिन अंतिम जो पावर है वो उनके पास नहीं थी। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात थी। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है और वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है। ये एक अलग सिस्टम होता है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता।
इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं, और वो पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। आगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगू रेमिन दाइवियो दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण, 1930 में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई चुनाव में जीतती रही। एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी उन्हें जीत नहीं मिली। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल और हर हाल में पीआरआई जीतती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने के लिए कहते थे। तो जब तब विपक्षी दलों की जो मीडिया है वो केवल आलोचना करता था, और यहाँ तक कि यहाँ ये बताया गया है कि ऐसे चुनाव होते थे, अंतिम क्षणों में वहाँ मतदान केंद्रों को भी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। तो क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता है। मनपसंद चुनाव वो इसको हम नहीं कह सकते। मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को ही पराजित किया ही नहीं जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम और अध्याय में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी हम कम नहीं हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह के बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आगे और विस्तार से हम पढ़ेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे और अपनी आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किया, अपने अधिकारों में वृद्धि की और अपनी जवाबदेही है उसको कम किया।
विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में परेशानी करवाई जाती थी। और हम ये कहें कि लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अपना जो कार्य है वो करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मुगाबे को राष्ट्रपति पद से 2017 में हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं कि चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर भी लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से ही मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीत लिया है। कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले दूसरे समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदारी होती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इन सब परिभाषाओं का सारांश अब तक हुई चर्चा में समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। चौथा, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरे में मानते हुए काम करती है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है।